अभी हाल ही में इस तरह की अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं इन पे स्टे लगा दिया जाए, इन पे रोक लगा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। देखो पूरा की पूरा मामला क्या है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं। चुनावी बॉन्ड क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है, वह किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहती है, तो इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए। इसके तहत क्या किया गया कि भाई कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहती है, तो वह सबसे पहले क्या करेगी, चुनावी बॉन्ड खरीदेगी, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी। जैसे चेक होता है ना, मैंने आपको चेक दे दिया, अब इस चेक को लेके जाओ बैंक में दो और आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसी तरह से क्या किया, किसी कंपनी ने किसी बैंक से जाके, है ना, या स्टेट बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, चुनावी बॉन्ड खरीद लिया। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी देना चाहती है उसे दे दिया। अब वह पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जाएगी बैंक में और उसे कैश मिल जाएगा, है ना, यानी कि उसको भुना सकती है, उसका प्रयोग कर सकती है। यानी कि इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ना, तो इसको लेके मतलब कई लोगों का मानना है कि भाई ये अपारदर्शी है ना, कि भाई इसमें जो है, अब इसमें क्या है, गोपनीयता बरकरार रखी गई है कि भाई जो कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीदेगी ना, उस कंपनी को वो मतलब गोपनीयता के साथ खरीद सकती है, अपना नाम जाहिर न करते हुए वह ये बॉन्ड खरीद सकती है ना। तो ये जो गोपनीयता से जुड़ी हुई बातें हैं ना, देखो ये जो शब्द आया ना ओपेसिटी, इस ओपेसिटी का मतलब होता है अस्पष्टता, अपारदर्शिता, है ना, ओपेसिटी रूल्स, कि भाई अस्पष्टता से संबंधित जो नियम है उनसे संबंधित है एडिटोरियल। चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए जो अस्पष्टता संबंधित रूल्स हैं उनसे संबंधित है एडिटोरियल ओपेसिटी रूल्स। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अंडरमाइन, देखो अंडरमाइन का मतलब होता है महत्व कम करना, किसी चीज को, है ना, किसी के महत्व को घटाना, कमजोर करना। द वोटर्स राइट टू नो अबाउट फंडिंग ऑफ पार्टीज, कि भाई जो मतदाता हैं उनका अधिकार है, राइट टू नो का मतलब होता है जानने का अधिकार, कि भाई संविधान के द्वारा, है ना, लोगों को सूचना का अधिकार या जानने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये कम करती है ना, किस चीज़ को कम करती है, कि लोगों का जो जानने का अधिकार है अबाउट फंडिंग ऑफ पार्टीज, कि भाई किस पार्टी को कितनी फंडिंग मिली, कितना पैसा मिला। तो ये तो जानने का अधिकार है ना मतदाता को, कि किस पार्टी को किस कंपनी के द्वारा कितने पैसे दिए गए, ये वोटर्स को पता होना चाहिए ना, वोटर्स की जानकारी में होनी चाहिए सारी बात। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से यदि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहती है तो उसे अपना नाम जाहिर करने की जरूरत नहीं है, वो ये काम एनोनिमस होकर कर सकती है, गुमनाम होकर कर सकती है। द रीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि भाई कारण जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं फॉर नॉट स्टेइंग द इश्यूएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में ये अपील लगाई गई थी कि भाई ये जो इश्यूएंस का मतलब है जो जारी किए जाते हैं, क्या, कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो जारी किए जाते हैं इनके जारी करने पे रोक लगाई जाए, ये बात, ये मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं लगाया। और क्या कारण दिए हैं, जो भी कारण सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं आर अनकन्विंसिंग, वे ऐसे कारण सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं कि वे हमें कन्विंस नहीं करते, यानी कि उन कारणों से हम सहमत नहीं हो सकते। अब बेंच, है ना, बेंच का मतलब होता है पीठ, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस ए बोबडे, कि भारत के जो चीफ जस्टिस हैं एस ए बोबडे, उनकी अध्यक्षता में एक पीठ निर्मित हुई और उस पीठ ने इस पूरे मामले को सुना। और उस पीठ ने क्या कहा है, हैज सेड, उस पीठ ने कहा है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर स्टेइंग द स्कीम एज electoral bonds have been released in 2018, 19 and 20 without any legal impediment। देखो उस पीठ ने ये कहा है क्या, कि देर इज नो जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई कैसे उचित ठहराएं हम, ना, कैसे इसे जस्टिफाई करें, कैसे इसे न्यायोचित ठहराएं। फॉर स्टेइंग द स्कीम, भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो स्कीम है इस पर स्टे लगाने के लिए कोई वाजिब कारण प्रतीत नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो चुनावी बॉन्ड हैं ये 2018 में भी जारी किए गए थे, 19 में भी जारी किए गए थे, 2020 में भी जारी किए गए थे, है ना, और बिना किसी कानूनी बाधा के जारी किए गए थे। लीगल इम्पेडिमेंट का मतलब है बाधा,
कि 2018, 19 और 20 तीनों सालों के दौरान चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे, और जिस दौरान ये चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे उस समय किसी तरह की कोई कानूनी बाधा नहीं आई थी, है ना। तो इसलिए अदालत ने कहा कि भाई हम इस पे स्टे नहीं लगा सकते। एंड दैट, और यह कि सर्टेन सेफगार्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन द कोर्ट्स इंतरिम ऑर्डर। देखो इंतरिम ऑर्डर का मतलब होता है एक टेम्पररी ऑर्डर, है ना, अल्पकाल के लिए जो ऑर्डर होता है ना। सर्टेन सेफगार्ड, सेफगार्ड का मतलब होता है बचाव, बचाव, कि भाई कुछ बातें, यानी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसमें जो गड़बड़ियां होने की संभावना हो सकती है, तो उन गड़बड़ियों से बचने के लिए कुछ सेफगार्ड हमने बनाए हैं। हैव बीन प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड किए गए हैं इन द कोर्ट्स इंतरिम ऑर्डर ऑफ अप्रैल 12 2019, कि 12 अप्रैल 2019 को कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। हालांकि ये टेम्परेरी ऑर्डर था, इसमें कुछ बातें रखी गई थी। वे बातें इसीलिए रखी गई थी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसमें जो कुछ गड़बड़ी हो सकती है उनके बचाव के लिए कुछ बातें रखी गई थी। द कोर्ट, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑट टू हैव कंसिडर्ड। देखो ऑट टू और शुड, है ना, इनका मतलब क्या होता है, चाहिए। तो फिर हम ऑट टू का प्रयोग कब करते हैं शुड की जगह, जब बात नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई हो, तब हम क्या करते हैं, शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो ऑट टू प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। द कोर्ट ऑट टू हैव कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, है ना, इस बात को ख्याल में लेना। तो अदालत को इस बात पे विचार करना चाहिए था दैट व्हेन द अर्लियर ऑर्डर वाज पास्ड, कि भाई जब अदालत की तरफ से पूर्व ऑर्डर आया था, यानी कि ये जो अप्रैल 12 2019 का ऑर्डर आया था, है ना, व्हेन द अर्लियर ऑर्डर वाज पास्ड, अर्लियर यानी पूर्व वाला, पहले वाला ऑर्डर जब पास किया गया था, द टाइम अवेलेबल वाज डीम्ड टू, डीम का मतलब होता है मानना, वाज डीम्ड टू बी टू लिमिटेड। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई कोर्ट, है ना, द कोर्ट ऑट टू हैव कंसिडर्ड, कोर्ट को इस बात को ख्याल में लेना था कि भाई जो पहला, मतलब यानी कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित ये जो पहला ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया था, ये जो ऑर्डर पास किया गया था, उस समय कोर्ट के पास जो टाइम अवेलेबल था, द टाइम अवेलेबल वाज डीम्ड टू बी टू लिमिटेड, वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था। टू लिमिटेड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कम होना, बहुत ही ज़्यादा छोटा होना। फॉर एन इन डेप्थ हियरिंग, हियरिंग का मतलब है सुनवाई, इन डेप्थ का मतलब है गहराई से। तो कोर्ट को इस बात को अपनी जानकारी में लेना था कि ये जो अप्रैल 12 2019 को जो ऑर्डर पास किया गया था, उस ऑर्डर को पास करने के दौरान कोर्ट के पास समय बहुत कम था, टाइम वाज टू लिमिटेड, है ना, फॉर एन इन डेप्थ हियरिंग, कि उस दौरान कोर्ट गहराई में जाकर इस मुद्दे की सुनवाई नहीं कर सकता था। एन ऑर्डर फेवरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द स्कीम कैन नॉट बी रिपीटेड, एक ऐसा ऑर्डर जो कि पक्ष लेता है, फेवर करता है किस चीज़ का, कंटिन्यूएंस का मतलब है जारी रखना, कंटिन्यूएंस ऑफ द स्कीम। एन ऑर्डर फेवरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द स्कीम कैन नॉट बी रिपीटेड, कि भाई एक ऐसा ऑर्डर जो कि इस स्कीम के कंटिन्यू रहने को फेवर करता है, उसे कैन नॉट बी रिपीटेड, उसे दोहराया नहीं जा सकता ईयर आफ्टर ईयर, है ना, हर साल, साल दर साल, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। The portion of the 2019 order asking political parties to submit to the Election Commission in a sealed cover all details of the anonymous contributions received through electoral bonds। देखो क्या हुआ था, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ी है लाइन, इसको देखते हैं आराम से। द पोर्शन ऑफ द 2019 ऑर्डर, कि भाई 2019 में कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया था उसके एक हिस्से में ये बात कही गई थी, उसके एक हिस्से में इस बात को पूछते हुए, आस्किंग पॉलिटिकल पार्टीज, 2019 के कोर्ट के ऑर्डर में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से ये पूछा गया था, ये कहा गया था कि वे सबमिट करें, जमा करें, क्या, किसको जमा करें, इलेक्शन कमीशन, कि चुनाव आयोग को एक सील कवर में पूरी की पूरी डिटेल, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, कंट्रीब्यूशंस का मतलब है योगदान, रिसीव्ड का मतलब है प्राप्त होना, थ्रू यानी के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि 2019 के ऑर्डर में ये कहा गया था कि विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी गुमनाम कंट्रीब्यूशन, जो भी गुमनाम पैसा प्राप्त होता है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स, पूरी की पूरी जानकारी सील्ड कवर में चुनाव आयोग को दी जानी चाहिए ना, चुनाव आयोग को सबमिट की जानी चाहिए। तो ये बात क्यों रखी गई थी 2019 के ऑर्डर में, वाज मीन्ट टू, ये इसलिए रखी गई थी, इसका मतलब ये था टू अवॉइड, बचने के लिए, टिल्टिंग, टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, है ना, किसी, टिल्टिंग द बैलेंस इन फेवर ऑफ आइदर साइड अंटिल द मैटर वाज हियर्ड इन डिटेल। तो देखो 2019 में ये ऐसा इसलिए किया गया था, मीन्ट टू अवॉइड,
ताकि बचा जा सके, टिल्टिंग द बैलेंस इन फेवर ऑफ आइदर साइड, कि भाई कोर्ट को लग रहा था 2019 के दौरान जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था तो उस समय कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि भाई पलड़ा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुक सकता है। तो अदालत को लगा कि जब तक, अंटिल कंडीशन के लिए, जब तक, अंटिल द मैटर वाज हियर्ड डिटेल, भाई कोर्ट का ये कहना था कि जब तक इस पूरे की पूरे मैटर को डिटेल में सुन नहीं लिया जाता तब तक क्या हो सकता है कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पलना भारी ना हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी का। इसलिए अदालत ने ये कहा था, ये नियम अदालत ने रखा था कि क्या नियम रखा था कि भाई जो भी गुमनाम राशि आपको किसी भी कंपनी की तरफ से प्राप्त होती है उसकी की पूरी जानकारी सील्ड कवर में चुनाव आयोग को दी जाए। इट वॉज ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर का मतलब होता है इस बात को रेखांकित करना, इस बात को हाईलाइट करना। तो इस बात को भी हाईलाइट किया गया था, किस बात को हाईलाइट किया गया था, देन उस दौरान 2019 के ऑर्डर के दौरान इस बात को भी रेखांकित किया गया था दैट वेटी इश्यूज विच हैव अ ट्रेमेंडस बियरिंग ऑन, बियर ऑन का मतलब होता है इफेक्ट ऑन, है ना, प्रभाव होना, वेटी इश्यूज, है ना, इस बात को भी रेखांकित किया गया था, इस बात पर भी जोर दिया गया था दैट वेटी इश्यूज, कि भाई जो महत्वपूर्ण इश्यू हैं, जो वजनदार मुद्दे हैं, विच हैव अ ट्रेमेंडस बियरिंग ऑन, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ही जबरदस्त, कि भाई ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा वजनदार इश्यू जिनका कि मतलब बहुत ही बड़ा प्रभाव है ना, विच हैव अ ट्रेमेंडस बियरिंग ऑन, बहुत ही जबरदस्त प्रभाव है किस चीज़ पे, द सैंक्टिटी का मतलब है पवित्रता, ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन द कंट्री वर इन्वॉल्व, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है उसकी, है ना, पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है उसकी पवित्रता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण इशू भी शामिल थे, है ना। इस मतलब इस ऑर्डर के दौरान इस बात को भी देखा गया था कि भाई जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए वे भी इस पूरे ऑर्डर में या इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। तो पूरा के पूरे मामले को इन डेप्थ सुना जाना चाहिए और इसको ठीक तरह से देखा जाना चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, इट डिफाइज, डिफाई करने का मतलब होता है विरोध में होना, इट डिफाइज लॉजिक फॉर द कोर्ट टू मेंटेन दैट नो इंटरिम स्टे इज नेसेसरी वाइल नॉट गिविंग इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, इट डिफाइज लॉजिक, कि यह बात तर्क के विरोध में जाती है ना, ये लॉजिक के विरोध में जाती है बात, फॉर द कोर्ट टू मेंटेन, भाई कोर्ट ने इस बात को मेंटेन किया है, इस बात को बरकरार रखा है, किस बात को मेंटेन रखा है, दैट नो इंटरिम स्टे इज नेसेसरी, भाई अदालत ने अभी हाल ही में क्या कहा है कि कोई भी अल्पकालीन स्टे, स्टे का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगा देना, तो अदालत का कहना है कि भाई स्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइल नॉट गिविंग एनी इंडिकेशन, किसी भी तरह का संकेत न देते हुए, यानी कि कोर्ट ने एक तो कहा है स्टे लगाने की जरूरत नहीं है और इस तरह का कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया है कोर्ट ने कि व्हेन इट विल टेक अप द केस फॉर फाइनल डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है निपटान, कि भाई कोर्ट कब इस केस को लेगी, व्हेन इट विल टेक अप द केस, कि भाई कोर्ट इस केस को कब अपने हाथ में लेगी इसके फाइनल निपटान के लिए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, द लेटेस्ट ऑर्डर ऑल्सो फेल्स, कि अभी हाल ही में ये जो नवीनतम ऑर्डर कोर्ट का आया है यह मतलब इस बात में भी फेल हो जाता है, टू नोट दैट, नोट दैट का मतलब है इस बात को अपनी जानकारी में लेना, टू नोट दैट द सबमिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज वाज अ वन टाइम अरेंजमेंट। देखो जब 2019 के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो अदालत का फैसला आया था तो उस दौरान अदालत ने क्या कहा था कि भाई जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज को विभिन्न कंपनीज के द्वारा जो भी राशि मिली है उसको आप क्या करो, एक सील्ड कवर में उसके पूरे डिटेल्स दो हमें कि भाई कितना पैसा आपको प्राप्त हुआ। तो ये एक वन टाइम अरेंजमेंट था उस दौरान। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑल्सो फेल्स, कि भाई अभी हाल ही में जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में इस बात को नोट नहीं किया गया है, द सबमिशन का मतलब है जमा करना, ऑफ कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर्स, कि भाई जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, जो भी योगदान दिया है उससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, है ना, कि वे पॉलिटिकल पार्टीज से कहा गया था कि भाई जो भी आपको कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है उससे संबंधित जो भी पर्टिकुलर्स है उन सारे पर्टिकुलर्स को जमा करो। तो 2019 के दौरान कोर्ट ने ऐसा कहा था, तो ये एक वन टाइम अरेंजमेंट था, उस दौरान एक बार व्यवस्था बनाई गई थी, है ना। देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट इट अप्लाइज, इस तरह का कोई सजेशन हमें दिखाई नहीं देता, देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट इट अप्लाइज टू सब्सिक्वेंट ट्रांचेस, ट्रांचेस का मतलब है हिस्सा, पोर्शन, सब्सिक्वेंट का मतलब है फॉलोइंग, है ना, होने वाला, बाद में होने वाला, ऑफ द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है 2019 के दौरान एक टाइम अरेंजमेंट कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन इस तरह का कोई सजेशन हमें नहीं मिलता कि ये जो अरेंजमेंट कोर्ट ने किया था 2019 के दौरान ये आगे आने वाले
चुनावी बॉन्ड के सभी हिस्सों पे लागू होता है ना, कि भाई ठीक है आपने 2019 में कर दिया, अब 2020 में भी आप करो, 18 में भी आप करो, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। देयरफॉर इसीलिए टू डिस्क्राइब इट एज अ सेफ गार्ड हैज़ लिटिल मीनिंग, इसलिए एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो चुनावी बॉन्ड से संबंधित जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ना, इसको सेफ गार्ड कहना है ना, कि भाई हमने जो है बचाव भी रख लिया है ना, बचाव की व्यवस्था भी हमने इस प्रक्रिया में कर दी है, इसका कोई मतलब नहीं है। हैज़ लिटिल मीनिंग का मतलब इसका न के बराबर मीनिंग है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना हैज़ अ लिटिल मीनिंग, अगर यहाँ पे लिखा होता अ लिटिल मीनिंग का मतलब है कि भाई थोड़ा बहुत मतलब निकलता है, यहाँ पे लिखा हुआ हैज़ लिटिल मीनिंग, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इसको आप सेफ गार्ड कहते हो ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। The problem with taking up only applications for stay is that vital constitutional issues do not fall under the zone of consideration. The problem with take up का जैसे बोलते हैं कि इस इश्यू को टेक अप किया गया, मतलब इसको ले जाया गया है ना, इस मुद्दे को आप सुप्रीम कोर्ट में ले गए, हाई कोर्ट में ले गए। ओनली एप्लीकेशंस फॉर स्टे, कि भाई स्टे के लिए ये जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, इसको और ऊपर उठाना, आगे लेके जाना, इज दैट उसके साथ क्या समस्या जुड़ी हुई, दैट वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, कि भाई जो महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे हैं डू नॉट फॉल अंडर द जोन ऑफ कंसिडरेशन। महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे जो हैं, कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार करना किसी बात पे, है ना, वे इस कैटेगरी में नहीं आते। डू नॉट फॉल अंडर द जोन ऑफ, है ना, अंडर द जोन ऑफ का मतलब है इस क्षेत्र में नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये स्टे के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई है, इससे जुड़े हुए मतलब जो आप कह सकते हो कि महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे हैं, वे विचार में नहीं लिए गए हैं ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द इन्फॉर्मिटी, देखो FIRM है ना, इस फर्म का मतलब क्या होता है, मजबूत। इन्फॉर्मिटी का मतलब है कि भाई इसमें कमजोरी है, आप ये कह सकते हो। द इन्फॉर्मिटी इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम इज नॉट एज द सुप्रीम कोर्ट सीम्स टू सजेस्ट, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वह प्रतीत होता है, ऐसा सजेशन देता हुआ प्रतीत होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा सजेशन देता हुआ प्रतीत होता है। द इन्फॉर्मिटी इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम इज नॉट, कि भाई ये जो कमजोरी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम में, इज नॉट एज द कोर्ट सीम्स टू सजेस्ट, कि भाई जैसा कोर्ट जो है ऐसा सुझाव देता हुआ प्रतीत होता है। लिमिटेड टू ब्लैक मनी बीइंग यूज्ड टू फंड पार्टीज, है ना, लिमिटेड का मतलब है सीमित होना, है ना, कि भाई एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना, इसमें जो खामियां हैं, देखो इसके माध्यम से क्या होता है कि ब्लैक मनी यूज की जा सकती है ना, ब्लैक मनी बीइंग यूज्ड, ब्लैक मनी का यूज किया जाना टू फंड पार्टीज, है ना, तो इतने तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि और भी ज़्यादा गड़बड़ियां हो सकती हैं, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है इससे जुड़ी हुई कई परेशानियां हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोर्ट ऐसा सजेशन देता हुआ प्रतीत होता है कि सर ब्लैक मनी का इशू जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ ब्लैक मनी का इशू नहीं जुड़ा हुआ, और भी कई इश्यूज हैं जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से जुड़े हुए हैं। इट हैज़ लेबर्ड टू पॉइंट आउट, कोर्ट ने इस बात के लिए श्रम किया है ना, पॉइंट आउट का मतलब इस बात को सामने लाना, इस बात की ओर संकेत करना, तो कोर्ट ने इस बात को सामने लाने की कोशिश की है, ये संकेत करने की कोशिश की है, ये श्रम किया है कोर्ट ने, दैट द स्कीम वर्क्स सोलली थ्रू बैंकिंग चैनल्स, कि भाई ये जो पूरी की पूरी स्कीम है ना, सोलली मतलब एकमात्र रूप से, कि भाई कोर्ट का क्या कहना है कि ये जो स्कीम है ये बैंकिंग चैनल के माध्यम से काम करती है, यानी कि एंड कैन बी यूटिलाइज्ड, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को प्रयोग में लिया जा सकता है ओनली विथ KYC कॉम्प्लेंट एंटाइटीज। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, कॉम्प्लेंट का मतलब है पालन करना किसी चीज़ का, है ना, एंटाइटीज का मतलब है इकाई। भाई देखो बैंक का ये कहना है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है ना, इस बात को रेखांकित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस बात को सुप्रीम कोर्ट सामने लाया है कि भाई ये जो स्कीम है ये पूरी तरीके से बैंकिंग चैनल पर आधारित है, और इस स्कीम का प्रयोग KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ ही किया जा सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि भाई इस अदालत में धांधली की गुंजाइश कम है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो पहले तो क्या करेगी, ये जो बैंक है उससे जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी, फिर ये कंपनी क्या करेगी, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी पॉलिटिकल पार्टी को देगी, फिर ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, उस बॉन्ड को लेके और बैंक के पास जाएगी, और इस तरह से वो जो पैसा है जो कि कंपनी के द्वारा दिया गया वो फाइनली बैंक के माध्यम से घूम के पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचेगा, है ना। तो यही एडिटोरियल का कहना है कि भाई, तो इसीलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई ब्लैक मनी की गुंजाइश कम है। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि द क्रक्स का मतलब होता है सार, निचोड़, ऑफ द इशू इज द एनोनिमिटी गिवन टू कॉर्पोरेट डोनर्स। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस पूरे मुद्दे का जो सार है ना, वो सार है
एनोनिमिटी का मतलब है गुमनामी, है ना, एनोनिमिटी का मतलब है गुमनाम होना। गिवन टू कॉर्पोरेट डोनर्स, कि भाई बड़े बड़े जो कंपनीज हैं ना, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट, डोनर्स का मतलब है दानदाता, कि बड़े बड़े, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनको ये कहा गया है कि भाई आप चाहें तो अपना नाम ना बताएं, है ना, उनको, वो अपने आप को गुमनाम रख के और बॉन्ड खरीद सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं। साथ ही साथ इन कॉम्बिनेशन विथ, इसी के साथ ही साथ द एब्सेंस ऑफ एनी सीलिंग, देखो ये जो सीलिंग शब्द है ना, इसका मतलब होता है अपर लिमिट, है ना, कि भाई पैसे की कोई अपर लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि कोई कंपनी या कोई भी कॉरपोरेट डोनर जो है वो किस अमाउंट तक पैसा दे सकता है, उसकी अपर लिमिट निर्धारित नहीं की गई, उसका अभाव है, विद द एब्सेंस ऑफ एनी सीलिंग, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ, सीलिंग का मतलब है एन अपर लिमिट, है ना, रिलेटिंग टू मनी, पैसे से संबंधित अपर लिमिट, वो भी निर्धारित नहीं की गई है। तो यही, ये दो बातें जो है वो हैं परेशानी की, कि भाई कौन कौन सी दो बातें हैं। एक तो जो कंपनी पैसा दे रही है उसकी एनोनिमिटी, है ना, उसको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी बात कि भाई इसमें अपर लिमिट निर्धारित नहीं की गई है ना, कि भाई किस अमाउंट तक पैसा दिया जा सकता है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है दैट द राइट टू नो ऑफ वोटर्स, कि वोटर्स का जानने का जो अधिकार है, सूचना का जो अधिकार है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसको रिकॉग्नाइज का मतलब जिसको कि पहचाना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वोटर्स का जो राइट है इसको पहचाना गया है। किस रूप में पहचाना गया है? एक संवैधानिक अधिकार के रूप में, इन पास्ट रूलिंग्स, इन पास्ट रूलिंग की, रूलिंग का मतलब है फैसला, कि भाई अदालत की तरफ से बीते समय में जो भी फैसले आए हैं उन फैसलों में वोटर्स के जानने का अधिकार जो है इसे एक संवैधानिक अधिकार के रूप में माना गया है। उस अधिकार को कम कर दिया गया है, इज एब्रिज्ड, एब्रिज का मतलब है संक्षिप्त कर देना, काट देना, छांट देना, है ना। तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कंपनी को एनोनिमिटी दे रहे हो। इसके अलावा सीलिंग जो है, आपने किसी तरह की कोई सीलिंग नहीं बता रहे कि भाई कितनी अपर लिमिट है पैसे को देने की, है ना। वोटर्स को ये बातें पता नहीं लगेंगी कि कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए ऑर्डर के माध्यम से क्या किया कि जो पिछले ऑर्डर थे ना, कि भाई जो जो व्यक्ति का जो संवैधानिक अधिकार था, है ना, कि भाई वोटर्स का अधिकार है ना, राइट टू नो, कि भाई उसे जानने का अधिकार है, इसको संक्षिप्त कर दिया है फर्दर। और अगर हम ऐड करें इस चीज़ में, फर्दर का मतलब है और ऐड करना बातों में, फर्दर द लिंक बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड पॉलिसी मेकिंग, द लिंक, कि भाई जो कनेक्शन है ना, बिटवीन किसके बीच में, कॉन्ट्रीब्यूशंस की कितना योगदान दिया गया, एंड पॉलिसी मेकिंग रिमेन्स इम्पेनेट्रेबल टू द सिटीजन। देखो इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है अभेद्य, जिसे भेदा न जा सके, टू द सिटीजन। नागरिक इस बात को समझ नहीं पा रहे, है ना, नागरिकों के लिए ये बात अभी भी अभेद्य बनी हुई है ना। क्या बनी हुई, रिमेन्स, कि भाई पॉलिसी मेकिंग, और ये भाई जो भी नीति निर्माण किया जाता है ना, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, और ये जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इनमें क्या लिंक है। एनी नंबर ऑफ शेल कंपनीज कैन बी क्रिएटेड। देखो ये जो शब्द आया ना, ये शेल कंपनीज, क्या मतलब हुआ इस शेल कंपनी का? इस शेल कंपनी का मतलब हुआ एक ऐसी कंपनी जिसे कि गैर कानूनी गतिविधियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, भाई कोई भी कंपनी जो है वह क्या करेगी, अपना पैसा दे सकती है अपने आप को गुमनाम रखते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टीज को। एडिटोरियल ये कह रहा है कि खतरा इस बात का बढ़ गया है कि कई तरह की ऐसी फर्जी कंपनियों को निर्मित किया जा सकता है ना, कई, है ना, इस तरह की कंपनियों को, कई तरह की इस तरह की कंपनी क्रिएट की जा सकती हैं जो कि अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को छुपाने के, मतलब उनको, मतलब कई तरह की कंपनियों को काम में लिया जा सकता है गैर कानूनी गतिविधियों को छुपाने के लिए। और इसी तरह से क्या किया जा सकता है, एंड देयर बैंक अकाउंट्स, और ये जो शेल कंपनीज हैं इनके बैंक खातों को इस्तेमाल में लिया जा सकता है, यूज्ड फॉर मेकिंग एनोनिमस कंट्रीब्यूशंस, है ना। एनोनिमस का मतलब है गुमनाम, कि भाई ये जो कंपनीज है, किसी भी तरह की फर्जी कंपनीज जो है क्रिएट की जा सकती है, मतलब ऐसी कंपनीज बनाई जा सकती हैं जिनको कि इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए प्रयोग में लिया जाए, और उनके बैंक खाते प्रयोग में लाए जा सकते हैं गुमनाम कंट्रीब्यूशन देने के लिए। द क्लेम दैट, यह है दावा की, कौन सा दावा, दैट द वेल का मतलब है पर्दा, ऑफ एनोनिमिटी कैन बी पियर्स्ड विथ। देखो पियर्स का मतलब क्या होता है, छेदना, चुभोना, है ना, जैसे सुई को छेदते हैं, सुई को चुभोते हैं। ये दावा कि गुमनामी का जो पर्दा रखा गया है इसको छेदा जा सकता है विथ अ लिटिल एफर्ट, मामूली से प्रयास से, बाय मैचिंग द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ पार्टीज, है ना, कि भाई पार्टी का जो अकाउंट है उस अकाउंट का लेखा जोखा देख के, है ना, उसको लेखा जोखा को मेंटेन करो, आप उसको मैच करो विथ द स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स ऑफ कंपनीज,
कि भाई कानूनी रूप से कोई कंपनी, फाइल करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हो, जमा करते हो, दर्ज करते हो, कि भाई एक तरह से क्या किया जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके अकाउंट को चेक किया जाए ठीक तरह से कि भाई कितना पैसा इसमें कहाँ कहाँ से आया। दूसरा काम किया जाए, कानूनी रूप से वह कंपनी जिसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है ना, वह क्या फाइल करती है ना, कि भाई कोई कंपनी जो है उसने किसी पार्टी, उस कंपनी की फाइलिंग्स को है ना, जैसे उसने टैक्स फाइल किया अपना, तो उस दौरान देखा जाए हाँ हाँ भाई अपनी कंपनी क्या रिकॉर्ड देती है। इस तरह इन दोनों बातों को मैच किया जाए ना, ये दावा किया जा रहा है, कौन सा दावा किया जा रहा है कि गुमनामी का जो पर्दा है, भाई गुमनामी रखी गई है ना, कि कोई पार्टी, कोई अगर कंपनी किसी पार्टी को चंदा देना चाहती है तो वो अपना नाम न बताए, है ना। तो ये जो गुमनामी का पर्दा है इसे क्या कर सकते हो, आप छेद सकते हो, है ना, मात्र मामूली से प्रयास है ना, ऐसा दावा किया जा रहा है कि आप क्या करो कि जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अकाउंट को मैच करो किस चीज़ से, कि भाई जो कानूनी रूप से कितना इनकम टैक्स फाइल किया गया कंपनी के द्वारा, है ना, इज क्वाइट वे ऑफ द मार्क। तो ये दावा जो है ये इनकरेक्ट है, क्वाइट मतलब काफ़ी इनकरेक्ट है, वे ऑफ द मार्क का मतलब होता है इनकरेक्ट होना। क्यों इनकरेक्ट है ये दावा, आगे एडिटोरियल खुद बताएगा। कि विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं डिक्लेयर, वे घोषित करती हैं क्या, अ क्यूमुलेटिव फिगर, एक बढ़ता हुआ फिगर ऑफ अमाउंट्स, कि भाई जो पैसा उन्हें प्राप्त हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो बढ़ता हुआ एक तरीके से वो फिगर बताती हैं, वो अ क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड थ्रू दी बॉन्ड्स, कि बॉन्ड्स के माध्यम से जो भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को प्राप्त होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या घोषित करती है, एक बढ़ता हुआ फिगर घोषित करती है ना, मतलब कि इतना इतना पैसा बढ़ता गया हमारे पास। नो इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब है निष्कर्ष, नतीजा, कैन बी ड्रॉन, है ना, टू ड्रॉ इन्फेरेंस का मतलब होता है नतीजा निकालना। नो इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन बाय अ कंपनीज डिस्क्लोजर का मतलब है खुलासा ऑफ इट्स टोटल कंट्रीब्यूशन टू वन और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, कि किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कैन बी ड्रॉन बाय अ कंपनीज डिस्क्लोजर, कि भाई कोई भी कंपनी अपना जो खुलासा करती है ना ऑफ इट्स टोटल कंट्रीब्यूशन, कि भाई कोई कंपनी ये बताएगी कि हमने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन दिया किसी एक पार्टी को या अधिक पार्टीज को, इससे आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते टोटल। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन बाय कंपनीज डिस्क्लोजर, कि भाई ठीक है कोई कंपनी इस बात का भी खुलासा कर देती है कि हमने किसी एक पार्टी को या अधिक पार्टीज को कितना कंट्रीब्यूशन दिया, इसके माध्यम से भी आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी ने बता दिया हाँ साहब हमने एक पार्टी को या अन्य पार्टीज को इतना इतना पैसा दिया, लेकिन उधर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो खाते हैं वे क्या है, वे बड़े क्यूमुलेटिव में बढ़ते हुए हैं, उनको एक कंपनी से थोड़ी मिल रहा है चंदा, उन्हें पता नहीं कई कंपनी से मिल रहा है ना। इट इज़ टाइम, एडिटर कह रहा है कि यह बिल्कुल ठीक वक्त है, द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड, कि कोर्ट अब तो पहचान ले कि भाई पहले ही देरी हो गई है। देखो ये जो एक तरीके से ये आप देख रहे हो ना ये स्ट्रक्चर, इट इज़ टाइम, इस इट इज़ टाइम के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। और इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भाई पहले ही बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, अब तो कोर्ट को इस बात को पहचान लेना चाहिए। इट इज़ टाइम द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड, है ना। तो ध्यान देना, देखो लग तो ऐसा रहा है इट इज़ टाइम, ये समय है कि कोर्ट ने पहचाना, ये मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब है इट इज़ टाइम कि ये बिल्कुल ठीक समय है ना। क्या, द कोर्ट रिकॉग्नाइज, कि अब तो कोर्ट को पहचान ही लेना चाहिए, अब तो बहुत देरी हो गई और अब तो कोर्ट को इस बात को पहचान लेना चाहिए, किस बात को, दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, कि भाई ये चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई जो स्कीम है, बाय इट्स वेरी नेचर, यह अपने स्वभाव से ही, बाय इट्स वेरी नेचर का मतलब है कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम है ये अपने स्वभाव से ही अंडरमाइन, महत्व कम करती है। किस चीज़ का महत्व कम करती है, द वोटर्स राइट टू नो, कि वोटर्स का जानने का जो अधिकार है ना, कि वोटर्स का जानने का जो अधिकार है, उस अधिकार के महत्व को ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम कम करती है। अब तो कोर्ट को इस बात को पहचान ही लेना चाहिए, यानी कि बहुत देरी हो गई है, वैसे तो ये बात कोर्ट को बहुत पहले पहचान लेनी थी, लेकिन चलो हुई देरी जो हुई, लेकिन अब तो कोर्ट को इस बात को पहचान ही लेना चाहिए। अगला जो एडिटोरियल है हमारा सेकंड एडिटोरियल, उसमें क्या बात की गई है, लिमिटेड सकर, ये जो सकर शब्द आया ना इसका मतलब होता है राहत, है ना, कि भाई मुश्किल वक्त में किसी को सहायता जो पहुंचाई जाती है ना उसको कहा जाता है सकर। तो ठीक है यहाँ पे सहायता पहुंचाई गई है लेकिन बड़ी ही सीमित सहायता है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। क्या सहायता पहुंचाई गई है, देखो क्या हुआ कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान विभिन्न जो उधार लेने वाले लोग थे ना, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है, जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने पैसे ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं बैंक से, है ना, उनका ये कहना है कि भाई लॉकडाउन के दौरान हमारे आर्थिक हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे, इसके चलते जो इंटरेस्ट है या जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे चुका पाने में हम सक्षम नहीं हैं।
तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, एक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ना। कई तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी। वेवर का मतलब है माफ करने से संबंधित, सीख का मतलब है चाहना। सुप्रीम कोर्ट के पास कई तरह की याचिकाएं आई थी, उसमें माफ़ी की बात की गई थी। किस चीज़ को माफ़ करने की बात की गई थी कि भाई जो भी इंटरेस्ट है ना, कि भाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेमिक स्पेसिफिक मॉरेटोरियम, कि इस पेंडेमिक टाइम के दौरान, ये जो वैश्विक महामारी थी ना, कोरोना वायरस था, इस दौरान जो भी लोन था उस पर इंटरेस्ट न लिया जाए। यह मांग सुप्रीम कोर्ट से विभिन्न याचिकाओं में की गई। पॉलिसी मेकर्स शुड मिटिगेट द क्राइसिस। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कि भाई ये जो संकट खड़ा हो गया है, फेसिंग का मतलब है जिसका सामना करना पड़ रहा है, किसको? बोरोवर्स को, जो उधार लेने वाले हैं उन्हें जो सामना करना ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी के दौरान ये जो बोरोवर्स हैं, इनको जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, इसके लिए हमारे नीति निर्माताओं को क्या करना चाहिए, है ना, इस संकट को कम करने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, लेकिन ये बड़ी ही लिमिटेड राहत है, और कुछ ज़्यादा इंतजाम किए जाने जरूरी हैं, और वो इंतजाम होने चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से।